एक हौलनाक बर्फानी तूफान, चारों तरफ बंद रास्ते और एक ऐसा विजिटर सेंटर जहां 5 अजनबी अपनी जान बचाने के लिए पनाह लेते हैं। लेकिन कहानी में सनसनीखेज मोड़ तब आता है जब विजिटर सेंटर के बाहर खड़ी एक पुरस्कार वैन के अंदर एक मासूम बच्ची कैद मिलती है। अब सवाल यह था कि अंदर बैठे उन 5 मासूम चेहरों में से वो छुपा हुआ दरिंदा कौन है, दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। जब तक सच सामने आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जिंदगी की ये जंग एक खूनी खेल में बदल चुकी थी। कहानी के आगाज में हमें डार्बी नामी एक लड़की दिखाई जाती है जो बदकिस्मती से ड्रग एडिक्ट की आदी है। इसी लत से छुटकारा पाने के लिए वो एक इलाज सेंटर में जेरे इलाज थी और वहां मौजूद दीगर मरीजों से बातचीत कर रही होती है। तभी इसे एक पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि इसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आज रात ही उनका एक बड़ा ऑपरेशन होना है। डार्बी अपनी मां से बात करने की कोशिश करती है लेकिन इलाज सेंटर का अमला इसे फोन नहीं देता क्योंकि उनकी नज़र में डार्बी एक ड्रग एडिक्ट थी और सबको लग रहा था कि वो वहां से भागने के लिए झूठ बोल रही है। मजबूर ना रात के वक्त डार्बी वहां मौजूद एक लड़की का मोबाइल चोरी छुपे इस्तेमाल करती है और अपनी बहन को कॉल लगाती है। लेकिन इसकी बहन इंतहाई गुस्से से कहती है मैं बहुत बिजी हूं इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकती। अपनी बहन का ये रवैया देखकर डार्बी का दिल टूट जाता है और वो रात के अंधेरे में खुद ही इलाज सेंटर से भाग निकलती है और जाते जाते वहां से एक गाड़ी भी चला लेती है। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए डार्बी को माजी का एक हौलनाक फ्लैशबैक याद आता है जब उसने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी और वो मरते मरते बची थी। वो अपनी सोचों में गुम आगे बढ़ रही होती है कि अचानक एक पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी को रोक लेता है। ऑफिसर इसे बताता है कि शदीद बर्फानी तूफान की वजह से आगे का सारा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, इसलिए वो इसे आगे जाने की इजाजत नहीं दे सकता। ऑफिसर उसे मशवरा देता है कि पास ही एक लोकल विजिटर सेंटर है जहां जाकर वो अपनी रात गुजार सकती है। डार्बी मजबूरी में अपनी गाड़ी का रुख उस विजिटर सेंटर की तरफ मोड़ लेती है। विजिटर सेंटर पहुंचने पर डार्बी की मुलाकात वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों से होती है। वहां ऐश इनामी एक लड़का और उसका एक सनकी साथी मौजूद था जिसका नाम लारिस है। उनके अलावा वहां एक मियाँ बीवी भी थे जिनमें से वाइफ सेंड्रा एक नर्स थी और हस्बैंड रिटायर्ड सोल्जर मरीन था। चूंकि इस पूरे इलाके में तूफान की वजह से नेटवर्क गायब था इसलिए डार्बी अपने मोबाइल के सिग्नल्स ढूंढने के लिए सेंटर से बाहर बर्फबारी में निकल आती है। वो फोन घुमाकर सिग्नल तलाश कर ही रही होती है, अचानक इसे अपने पास खड़ी एक बड़ी वैन के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। डार्बी जब शक की बना पर इस वैन की खिड़की से अंदर झांकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वैन के अंदर एक मासूम बच्ची को रस्सियों और टेप की मदद से बुरी तरह बांध कर कैद किया गया था। डार्बी शदीद घबराहट में वैन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉक था और तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं खिलता। तभी डार्बी को एहसास होता है ये वैन यकीनन अंदर बैठे हुए 4 लोगों में से ही किसी एक की है। वो खिड़की के पास जाकर इस डरी हुई बच्ची को तसल्ली देती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए दोबारा जरूर आऊंगी। इसके बाद वो अपने फोन से खामोशी से इस वैन की नंबर प्लेट की तस्वीर लेती है और फौरन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है जहां वो खौफ और बेबसी की वजह से रोने लगती। तभी फौजी एड बाहर आता है और डार्बी से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहां बाहर क्या कर रही हो। लेकिन डार्बी कोई सीधा जवाब नहीं देती और बात टालकर फौरन विजिटर सेंटर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो खुद को बिल्कुल नॉर्मल शो करवाती है जैसे इसने बाहर कुछ देखा ही ना हो। वहां मौजूद फौजी सबको बोरियत खत्म करने के लिए ताश खेलने की ऑफर करता है। सभी लोग एक मेज पर बैठकर कार्ड्स खेलने लगते हैं। इस गेम के दौरान डार्बी चालाकी से बातों बातों में इन सब के बारे में मालूमात इकट्ठा करने लगती है, वो कौन है, कहां से आ रहे हैं और उन्हें कहां जाना है। डार्बी ये सब सवालात इसलिए कर रही थी वो इस किडनैपर का पता लगा सके जिसने बाहर बच्ची को कैद कर रखा था। ताश का खेल खत्म होते होते डार्बी को गेम के पैटर्न और बातों से ये अंदाजा हो जाता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि ऐश का वही सनकी और अजीब सा साथी लारिस है। ये सच्चाई जानकर डार्बी बुरी तरह डर जाती है। वो फौरन वॉशरूम का बहाना बनाकर अंदर जाती है और पुलिस को कॉल मैसेज करने की आखिरी कोशिश करती है लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से नाकाम रहती है। कोई और रास्ता न देखकर वो वॉशरूम की छूटी खिड़की के हॉल से रेंग कर बाहर निकल आती है और किसी तरह एक औजार की मदद से बाहर खड़ी इसी वैन का लॉक तोड़ने में कामयाब हो जाती। वो अंदर जाकर बच्ची को आजाद करने ही वाली होती है कि अचानक लारिस बाहर औजार लेने के लिए आ जाता है। डार्बी अपनी जान बचाने के लिए फौरन वैन की पिछली सीट के पीछे छप जाती है। गेम में हारने का सारा गुस्सा वो किडनैपर वैन के अंदर आकर इस बच्ची पर निकालता है और कहता है जब हम अंकल के घर पहुंच जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तभी इसकी नजर खिड़की पर पड़ती है जहां से बच्ची ने कार्डबोर्ड हटा दिया था ताकि बाहर कोई देख सके। वो बच्ची पर शदीद गुस्सा करता है और उसे दोबारा बांधने लगता है। जाने से पहले वो बच्ची से कहता है मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं, तुम्हें भूख लगी होगी। जैसे ही लारिस वहां से जाता है डार्बी अपनी छुपने वाली जगह से बाहर आती है और दोबारा बच्ची की रस्सियां खोलने की कोशिश करती है लेकिन रस्सियां इतनी सख्त थीं वो खोल नहीं पाती। वक्त कम देखकर वो बच्ची से दोबारा वादा करती है मैं वापस आऊंगी, तुम डरना मत। इतना कहकर वो वापस वॉशरूम के रास्ते अंदर भाग जाती है। इस दूसरी तरफ वो लारिस विजिटर सेंटर के अंदर से खाने का एक पैकेट अपनी जेब में रखता है और दोबारा वैन की तरफ जाने लगता है। तभी वो नर्स का शौहर सोल्जर उसे देख लेता है और शक की निगाह से पूछता है तुम इतनी रात को बाहर कहाँ जा रहे हो। लारिस झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरा मोबाइल वैन में ही रह गया है, बस वही लेने जा रहा हूं। लारिस जैसे ही वैन के पास पहुंचकर चाबी से लॉक खोलने लगता है तो बर्फ की वजह से चाबी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। चाबी उठाने के लिए जब वो नीचे झुकता है तो अचानक उसकी नजर बर्फ पर बने ताज़ा पैरों के निशानात पर पड़ती है। वो निशानात सीधे विजिटर सेंटर की तरफ जा रहे थे।
लारिस समझ जाता है किसी को उसकी सच्चाई मालूम हो चुकी है। इसके बाद ऐश को रूम में जाता है जहां इसे अंदर से डार्बी के घबराने की आवाजें आती हैं। ऐश बाहर से आवाज लगाता है, डार्बी क्या तुम अंदर हो और सब ठीक है? डार्बी बगैर वक्त ज़ाय किए फौरन वॉशरूम का दरवाजा खोलती है और ऐश को घसीट कर अंदर ले आती। अंदर लाते ही डार्बी खौफजदा आवाज में ऐश से कहती है, तुम्हारा वो जो साथी है वो एक खतरनाक किडनैपर है। इसने बाहर अपनी वैन में एक मासूम बच्ची को कैद कर रखा है। ये चौंका देने वाला राज सुनकर ऐश हैरत से पूछता है कि क्या तुमने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया? डार्बी इससे जवाब देती है, मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन तूफान की वजह से यहाँ सिग्नल बिल्कुल गायब हैं। ये सुनकर ऐश डार्बी की आंखों में देखता है, चलो मेरे साथ बाहर, हम दोनों मिलकर इस बच्ची को अभी आजाद करवाते हैं। डार्बी वॉशरूम के अंदर ऐश को मशवरा देती है कि हमें इस बारे में सोल्जर को भी बता देना चाहिए क्योंकि वो एक फौजी मैन है तो हो सकता है इसके पास कोई हथियार मौजूद हो। लेकिन ऐश चालाकी से मना कर देता है, शायद इसके पास गिन ना हो, इसलिए हमें इस बुजुर्ग कपल को खतरे में नहीं डालना चाहिए। वो कहता है हमें यहीं वॉशरूम में कोई हथियार ढूंढना चाहिए और तलाश करने पर उन्हें वहां एक औजार मिल भी जाता है। यहाँ ऐश डार्बी को अपने जाल में फंसाने के लिए एक प्लान देता है। वो कहता है कि पहले तुम बाहर जाओ और जैसे ही वो किडनैपर तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे भागेगा, मैं पीछे से आकर इस पर हमला कर दूंगा। डार्बी उसकी बात पर यकीन करके बाहर वैन की तरफ चली जाती है। वो किसी तरह दोबारा वैन के अंदर दाखिल होती है और इस मासूम बच्ची के मुंह पर लगी टेप हिटती है। डार्बी जैसे ही उसकी रस्सियां खोलने लगती है, वो बच्ची सहम कर पूछती है, वो दोनों आदमी कहाँ हैं? ये सवाल सुनकर डार्बी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सोचती है कि किडनैपर तो सिर्फ एक ही था, फिर ये बच्ची दो आदमियों का क्यों कह रही है? तभी इसे वॉशरूम में बीते लम्हात याद आते हैं और डार्बी को यह खौफनाक सच्चाई कन्फर्म हो जाती है, वो दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद ऐश है जो अपने साथी के साथ मिला हुआ है। इसी दौरान ऐश बाहर अपने साथी लारिस पर लापरवाही की वजह से शदीद गुस्सा कर रहा होता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से डार्बी को सब कुछ पता चल चुका। ऐश अपने साथी से गिन छीनता है और डार्बी को खत्म करने के लिए वैन के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक डार्बी वहां से भाग चुकी होती है। ऐश इसका पीछा करते हुए वापस विजिटर सेंटर के अंदर आ जाता है जहां इसका साथी लारिस भी पहुंच चुका था। अंदर हाल में वो फौजी एड अपनी नर्स वाइफ से आहिस्ता से कह रहा होता है कि मुझे ऐश का यह साथी बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसका रवैया बहुत अजीब है। और तभी वो फौजी लारिस से पूछता है कि डार्बी कहाँ है? किडनैपर अनजान बनते हुए जवाब देता है कि मुझे क्या मालूम वो कहाँ है। ये देखकर फौजी और नर्स डार्बी को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं, जबकि डार्बी इस वक्त विजिटर सेंटर के किचन में छपी हुई थी और बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी ऐश किचन का दरवाजा लॉक कर देता है और डार्बी को घेर लेता है। वो डार्बी को गिन दिखाकर धमकी देता है, अगर तुमने अंदर किसी को भी एक लफ्ज बताया तो मैं तुम्हें और इस बच्ची को यहीं शूट कर दूंगा। ऐश सफाई देते हुए कहता है, हमने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया है। इस बच्ची का बाप बहुत अमीर है और हमें पैसों की सख्त जरूरत है। जैसे ही इसका बाप रकम देगा हम उसे सही सलामत घर छोड़ देंगे, हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसी दौरान ऐश डार्बी का मोबाइल छीन कर चेक करता है, जहां उसकी बहन के मैसेजेस देखकर उसे मालूम हो जाता है कि डार्बी एक ड्रग एडिक्ट है। ऐश डार्बी से इसके फादर के बारे में पूछता है तो डार्बी तल्ख लहजे में बताती है कि मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। वो ऐश से कहती है कि तुम बातों को घुमाओ मत, वो बच्ची अंदर बहुत बीमार है और इसे फौरी दवा की जरूरत है। लेकिन ऐश इसकी एक नहीं सुनता और उसे दोबारा जान से मारने की धमकी देता है। तभी अचानक किचन का दरवाजा खिलता है और वो नर्स अंदर आ जाती है। नर्स को अचानक सामने देखकर ऐश फौरन पैंतरा बदलता है और डार्बी के करीब होकर ऐसा नाटक करता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद ऐश वहां से मुस्करा कर निकल जाता है। कुछ देर बाद सब दोबारा हाल में जमा होते हैं। वो सोल्जर भी डार्बी से इसके फादर के बारे में पूछता है, जिस पर डार्बी बताती है वो एक अच्छे शूटर थे। तभी वहां मौजूद ऐश सबके सामने डार्बी के फादर की खुदकुशी वाली बात उछाल देता है ताकि डार्बी को सबकी नजर में नीचा दिखा सके। इसी दौरान डार्बी की नजर खिड़की से बाहर जाती है और वो देखती है वो बच्ची किसी तरह वैन से निकलकर बाहर बर्फ में भाग रही है। ये मंजर ऐश भी देख लेता है और वो फौरन लारिस को इशारे से बाहर जाने का कहता है। डार्बी भी बच्ची को बचाने के लिए बाहर भागती है, लेकिन ऐश उसके पीछे आकर उसे दबोच लेता है और गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी लारिस आकर बताता है वो बच्ची कार में नहीं है बल्कि वो भागकर सामने पहाड़ी की तरफ चली गई है। ऐश कहता है कि वो बच्ची हमारे बुलाने से नहीं बल्कि डार्बी के पुकारने पर जरूर वापस आएगी। अब डार्बी को जैसे ही मौका मिलता है वो चुपके से कार की चाबियां चरा लेती है। इसके बाद बातों बातों में लारिस कहता है कि अगर अंकल कैनी को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। डार्बी हैरत से पूछती है कि आखिर ये अंकल कैनी कौन है। तब ऐश बताता है कि अंकल कैनी ने हम दोनों भाइयों को गोद लिया था और हम अंकल के इशारे पर ही बच्चों को अगवा करने का काम करते हैं। यहाँ पर डार्बी इन दोनों को चकमा देती है और अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सोल्जर एक बाहर तूफान में डार्बी को ढूंढने निकलता है, लेकिन इसे वो बच्ची बर्फ में बेहोश पड़ी मिलती है। एड फौरन इस बच्ची को उठाकर सेंटर के अंदर लाता है। नर्स बताती है कि इस बच्ची की हालत बहुत खराब है और ये शदीद बीमार है। इसी दौरान डार्बी भी इन दोनों भाइयों से बचकर फौरन सेंटर के अंदर पहुंच जाती है।
वो एड और नर्स को सारी सच्चाई बता देती है कि मैं इस बच्ची को जानती हूँ। ऐश और उसका साथी लारिस, जो कि इसका भाई है, दोनों बहुत खतरनाक किडनैपर्स हैं। उन्होंने ही इस बच्ची को कैद कर रखा है और उनके पास गिन भी है। इसके बाद ऐश और लारिस विजिटर सेंटर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। एड सच्चाई जानते ही फौरन सेंटर का मैन दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। जब वो दोनों जबरदस्ती अंदर आने के लिए दरवाजा पीटते हैं तो एड अंदर से गरजदार आवाज में कहता है कि मैं तुम दोनों की हकीकत जान चुका हूं। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास गिन है और तुम मुजरिम हो, इसलिए अब तुम अंदर नहीं आ सकते। बाहर खड़ा ऐश अंदर मौजूद नर्स को लालच देते हुए कहता है कि वो बच्ची शदीद बीमार है और किसी भी वक्त मर सकती है, इसकी जिंदगी बचाने वाली दवा हमारे पास है, इसलिए तुम दरवाजा खोलो और हमसे मेडिसिन ले लो ताकि बच्ची की जान बच सके। ये सुनकर वो नर्स अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन एड नर्स की बात मानने से साफ इनकार कर देता है। तभी डार्बी खिड़की के पास आकर दोनों भाइयों को चैलेंज करते हुए कहती है कि तुम दोनों यहां से अब कहीं नहीं भाग सकते, क्योंकि तुम्हारी कार की चाबियां इस वक्त मेरे पास है। ये सुनकर एड चालाकी से ऐश से सौदा करता है कि तुम दवा हमें अंदर दे दो तो बदले में हम तुम्हें तुम्हारी कार की चाबियां लुटा देंगे। अब ऐश और लारिस को ये एहसास होता है कि चाबियां वाकई उनकी जेब में नहीं है, तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो फौरन कार के पास जाते हैं और वहां से पेट्रोल की कीन उठा लाते हैं। वो इस पेट्रोल को विजिटर सेंटर के चारों तरफ छिड़कने लगते हैं ताकि अंदर मौजूद लोगों को जिंदा जला सकें। लेकिन एड नर्स को तसल्ली देता है कि ये सिर्फ हमें डरा रहे हैं, ये ना तो आग लगाएंगे और ना ही यहां से जाएंगे। वो डार्बी से कहता है कि तुम फौरन उन चाबियों को कहीं ऐसी जगह छुपा दो जहां उनका हाथ ना पहुंच सके, ताकि मौका मिलते ही हम सब इसी गाड़ी में भाग सकें। बाहर से ऐश दोबारा धमकी देता है कि इस बच्ची को हमारे हवाले कर दो, तभी हम तुम्हें यहां से जिंदा जाने देंगे। डार्बी फौरन किचन की तरफ भागती है और चाबियां छुपाने के साथ साथ अपनी जान बचाने के लिए कुछ औजार बतौर हथियार अपने पास रख लेती है और कुछ टूल्स वो एड को भी दे देती है। ये सुनकर नर्स अपने शौहर के आगे हाथ जोड़ती है कि प्लीज मान जाओ, वो हमें सच में जलाकर मार देंगे, हमें इस बच्ची को उनके हवाले कर देना चाहिए। लेकिन एड अपनी जिद पर उड़ा रहता है और कहता है कि मैं किसी मुजरिम के आगे हार नहीं मानूंगा। असल ट्विस्ट यहां से शुरू होता है जो सबके होश उड़ा देता है। अंदर पड़ी इस बीमार बच्ची को अचानक होश आ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो अपने सामने खड़ी इस नर्स सेंड्रा को देखकर पहचान लेती है। यह कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां मालूम होता है कि ये सेंड्रा कोई आम नर्स नहीं है, बल्कि असल में इसी बच्ची की पर्सनल नर्स थी और उसके घर पर काम करती थी। वो अमीर बच्ची अक्सर इस नर्स को परेशान करती थी और उसकी बेइज्जती किया करती थी। इसी जिल्लत का बदला लेने और करोड़ों रुपए कमाने के लिए इस नर्स सेंड्रा ने ऐश और लारिस के साथ हाथ मिलाया था और इसी ने इस बच्ची को किडनैप करने का पूरा मास्टर प्लान बनाया था। लेकिन चूंकि बच्ची शदीद बीमार हो गई थी, इसलिए इन दोनों भाइयों ने नर्स को फोन करके धमकी दी थी कि अगर तुम उसकी मेडिसिन लेकर ना आए तो किडनैपिंग की रकम में से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो नर्स इतने हौलनाक बर्फानी तूफान में अपने मासूम हस्बैंड एड को धोखे से अपने साथ यहां लेकर आई थी ताकि वो किसी तरह इन दोनों भाइयों तक बच्ची की दवा पहुंचा सके। अब अंदर डार्बी और एड को इस सेंड्रा की सारी सच्चाई मालूम हो चुकी थी और उसका नकाब उतर चुका था। जैसे ही नर्स को पता चलता है कि अब वो पकड़ी गई है, वो फौरन पैंतरा बदलती है। सच्चाई सामने आने पर सेंड्रा अपने शौहर को बताती है, हमारी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और जिंदा रहने के लिए हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। ये सुनकर एड कहता है, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। उनकी बातचीत के दौरान ही ऐश और लारिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं और सेंड्रा फौरन आगे बढ़कर इस बीमार बच्ची को इंजेक्शन लगाती है जिससे इसकी हालत बेहतर हो जाती है। सेंड्रा अपने शौहर से कहता है, तुम फिक्र मत करो, ये लोग रकम मिलते ही इस बच्ची को सही सलामत घर छोड़ देंगे। लेकिन तभी डार्बी कहती है, तुम गलत फहमी में हो, ये दोनों भाई इस बच्ची को कभी घर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये इंसानों के स्मगलर हैं और रकम मिलते ही इस बच्ची को आगे बेच देंगे। ये सुनकर सेंड्रा के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो घबराकर ऐश से कहती है, तुम उस बच्ची के बाप से बात करो, वो तुम्हें तावान की डबल नहीं बल्कि 3 गन्ना रकम देगा, लेकिन तुम उसे छोड़ दो। ऐश का प्लान पहले से तय था, इसलिए वो गुस्से में आकर उन सब पर गिनतान लेता है और डार्बी से कार की चाबियां मांगता है। ये सुनकर एड डार्बी से इल्तिजा करता है, डार्बी इन दरिंदों को चाबियों के बारे में कुछ मत बताना। ये देखकर ऐश को शदीद गुस्सा आता है, बगैर कुछ सोचे समझे एड को गोली मारकर मार देता है। अपने शौहर की मौत देखकर सेंड्रा ऐश पर शदीद गुस्सा आता है और वो इस पर झपट पड़ती है, लेकिन लारिस बीच में आकर नर्स को दबोच लेता है और इसे एक कमरे में बंद कर देता है। अब ऐश दोबारा डार्बी की तरफ मुड़ता है और चाबियां मांगता है, लेकिन डार्बी चाबियां देने से साफ इनकार कर देती है। ऐश गुस्से के जुनून में एक नील गिन उठाता है और एक लंबी कील इसके हाथ के आर पार ठोंक कर उसे दीवार के साथ फिक्स कर देता है। डार्बी दर्द की एक खौफनाक चीख मारती है और रोने लगती है। तभी बाहर से लारिस किचन में आता है और दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखें बुरी तरह जल रही हैं। डार्बी ने पहले इसकी आंखों में कोई केमिकल डाल दिया था। ऐश लारिस की आंखें धुलाने के लिए वहां से ले जाता है और डार्बी को इसी तड़पती हुई हालत में किचन में अकेला छोड़ देता है। डार्बी शदीद तकलीफ में थी और खुद को दीवार से जुदा नहीं कर पा रही थी। वो रींग कर इस बच्ची को अपने पास बुलाती है और पास ही पड़े एक हथौड़े की तरफ इशारा करती है। बच्ची जैसे ही इसे हथौड़ा ला कर देती है, तभी ऐश और लारिस वापस आ जाते हैं।
डार्बी फौरन हथौड़े को अपने पीछे छुपा लेती है। यहाँ ऐश डार्बी का फोन लाता है और इसे एक मैसेज दिखाता है कि इसकी मां की हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। यह खबर डार्बी को अंदर से तोड़ देती है। तभी ऐश को डार्बी के मोबाइल से यह भी पता चल जाता है कि तूफान की वजह से जो मैसेजेस डार्बी ने पुलिस को भेजे थे वो अब डिलीवर हो चुके हैं और पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाली है। वक्त कम देखकर ऐश दोबारा डार्बी को चाबियां देने का कहता है, लेकिन डार्बी अब भी खामोश रहती है। इस बार ऐश नीलगिन का रुख इस बच्ची की तरफ करता है और धमकी देता है, अब मैं इस बच्ची के हाथ में कील ठोंक दूंगा। डार्बी इस बच्ची को खतरे में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो हार मानकर फौरन बता देती है कि चाबियां किचन की चिमनी के अंदर छपी है। ऐश अपने भाई लारिस के हाथ में गिन थमाता है और कहती है कि उन दोनों पर नजर रखो, अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकत करे तो फौरन गोली मार देना। ये कहकर ऐश बाहर चाबियां ढूंढने निकल जाता है। इसी दौरान हमें दूर से पुलिस की गाड़ी के सायरन सुनाई देते हैं, जिसका मतलब था कि पुलिस विजिटर सेंटर के करीब पहुंच चुकी है। अंदर हॉल में वो अंधा लारिस बच्ची से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जैसे ही हम यहां से निकलेंगे सब ठीक हो जाएगा। तभी वो बच्ची हॉल की लाइट्स बंद करने के लिए उठती है कि लारिस इसे बैठने का कहता है और गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन वो बच्ची हिम्मत दिखाकर फौरन स्विच बोर्ड से हॉल की तमाम लाइट्स ऑफ कर देती है और पूरे हॉल में अंधेरा छा जाता है। अंधेरा होते ही डार्बी फौरन हथौड़े का इस्तेमाल करती है और अपने हाथ में लगी हुई इस लोहे की कील को खींचकर दीवार से बाहर निकाल लेती है। जैसे ही लारिस अंधेरे में लाइट्स ऑन करता है, डार्बी हथौड़े के साथ इस पर हमला कर देती है और इससे गिन छीन लेती है। बाहर चाबियां ढूंढते हुए ऐश को जब गिन चलने की आवाज आती है तो वो भागता हुआ अंदर आता है। अंदर का मंजर देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। डार्बी ने इसके भाई को गिन पॉइंट पर ले रखा था। ऐश डार्बी पर नील गिन तान लेता है। तभी वो बच्ची पीछे से आकर ऐश के हाथ पर जोर से वार करती है, जिससे नील गिन का टर्गिर गलती से दब जाता है और एक तेज कील सीधी लारिस के माथे पर जा लगती है। डार्बी इस अफरा-तफरी का फायदा उठाती है और बच्ची को लेकर बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ भागती है। उधर ऐश अपने जख्मी भाई को सहारा देकर बाहर ला रहा होता है कि अचानक बर्फ पर लारिस का पांव स्लिप हो जाता है और वो मुंह के बिल नीचे गिरता है। जमीन पर गिरते ही वो माथे पर लगी कील दबाव की वजह से इसके दिमाग के अंदर तक घुस जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अपने सगे भाई की लाश देखकर ऐश का दिमाग घूम जाता है और वो नील गिन उठाकर डार्बी को मारने के लिए पागलों की तरह बाहर दौड़ता है। डार्बी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बर्फबारी की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी वहां पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर ऐश को नील गिन के साथ देखकर उसे हैंड्स अप करने का कहता है। इसी दौरान डार्बी आहिस्ता से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आती है और उसके हाथ में जो गिन थी, इससे वो फौरन ऐश पर फायर कर देती है। प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर को दूर से ये मंजर देखकर लगता है कि असल मुजरिम डार्बी है, इसलिए वो ऑफिसर फौरन डार्बी पर गोली चला देता है और डार्बी शदीद जख्मी होकर बर्फ पर गिर जाती। ऐश मौका का फायदा उठाकर इस पुलिस ऑफिसर को भी गोली मार देता है। अब मैदान साफ था। ऐश जख्मी हालत में पड़ी डार्बी के पास आता है और जमीन पर गिरी हुई गिन उठाकर इसका सर उड़ाने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से इस गिन की गोलियां खत्म हो चुकी थी। ऐश दोबारा अपनी नील गिन उठाता है और डार्बी पर तानता है, लेकिन इससे पहले कि वो टर्गिर दबाता, डार्बी पूरी ताकत से अपनी जेब में छुपा हुआ स्क्रू ड्राइवर ऐश के गिले के आर पार घुसा देती है। ऐश अपने गिले को पकड़ता है और तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो जाता है। इस तरह ऐश का खेल भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गाड़ी में बैठी वो मासूम बच्ची ये सारा मंजर देखकर हैरान रह जाती है। डार्बी घसीटती हुई इस जख्मी पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचती है और उसकी गाड़ी में लगे रेडियो वायरलेस की मदद से फौरन हेडक्वार्टर पर अपनी लोकेशन बताकर मदद और एम्बुलेंस बुलाती है। कहानी के आखिर में कुछ वक्त बाद का मंजर दिखाया जाता है। डार्बी अब बिल्कुल ठीक है और इलाज सेंटर में वापस आ चुकी है, लेकिन अब वो ड्रग्स की लत से मुकम्मल पाक हो चुकी है। सेंटर के दरवाजे से डार्बी की बहन इससे मिलने अंदर आती है। अपनी बहन को सामने देखकर डार्बी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जज्बाती होकर उसे गले लगा लेती है। और उसी खूबसूरत और जज्बाती मोड़ पर यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।